आज की रात इतिहास लिखा जा रहा है। 3 दशकों की वामपंथी हुकूमत के बाद जो बंगाल ममता के रंग में रंगा था, अब बीजेपी का गढ़ बन चुका है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है और कल 9 मई को शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बीजेपी के इतिहास में पहली बार बंगाल में भगवा सरकार बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ नंदीग्राम ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में भी हराया और यह कारनामा उन्होंने दोनों सीटों पर एक साथ लड़कर किया। ऐसा आखिरी बार 1967 में हुआ था। कल की शपथ कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री शाह और एनडीए के तमाम बड़े चेहरे इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। ऐसा तब हो रहा है जब महीने पहले ही बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनी है, जिसके मुखिया सम्राट चौधरी हैं और कल ही सम्राट के विराट मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ। बंगाल के साथ ही असम में भी लगातार तीसरी बार 2/3 सीटों के साथ कमल खिला है, यानी हेमंता बिस्वा शर्मा का भी मुख्यमंत्री बनना तय। ऐसे में सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक चुनावी जीत है या हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे का नया अध्याय। आज इसी पर होगी चर्चा। बंगाल, असम, बिहार, अब होगा बड़ा उद्धार। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अमित शाह का वो ऐलान जिसने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का बॉस बना दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। अमित शाह ने बंगाल की जनता को आश्वस्त भी किया है। उन्होंने कहा है कि जनता के विकास, सुरक्षा और रोजगार की जिम्मेदारी अब उनकी हुई। हम सब की जिम्मेदारी आज से बहुत बढ़ती है। विनम्रता के साथ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ किया हुआ परिश्रम ही ये मैंडेट का एक प्रकार से जनता को आभार के रूप में जवाब दे सकता है। मित्रों, आज बंगाल का विजय अनेक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के मायने क्या है। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी सीएम बन रहे हैं, बीजेपी का मैसेज क्या है। टीएमसी की करारी हार, जनादेश का इशारा क्या है। क्या ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो गई है। और सवाल यह भी पूछेंगे कि बंगाल में बीजेपी की जीत भगवा राज की शुरुआत है क्या।
आज चूंकि बड़ा मुद्दा है, व्यापक परिदृश्य चाहिए, इसीलिए हमने आज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एक मेहमान को और 3 वरिष्ठ पत्रकारों को इस चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। सभी मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ अरुण पांडे जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर के लाल जी भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बन बिहारी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल संजय जी आपसे, शुवेंदु अधिकारी, ये नाम पश्चिम बंगाल में अब बतौर मुख्यमंत्री लिया जाएगा, चौंकाता है नाम, या फिर पहले से आप आश्वस्त थे कि नहीं, शुवेंदु अधिकारी ने जिस तरह से 3 से 200 के पार बीजेपी को खड़ा करा है, वो उनका बनना जायज था, लाजमी था? शुवेंदु अधिकारी लगातार संघर्ष कर रहे थे और ममता बनर्जी जी के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में अगर बीजेपी ने किसी एक व्यक्ति को खड़ा किया तो वो शुवेंदु अधिकारी थे। स्वाभाविक है कि हालांकि निर्णय तो पार्टी का होता है, पार्टी तय करती है कि मुख्यमंत्री का दायित्व किन्हें देंगे किन्हें नहीं देंगे, लेकिन नंदीग्राम हो या इस बार का भवानीपुर हो, जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी ने अपने को साबित किया और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने लड़ते रहे, जबकि उनकी पृष्ठभूमि वही था, टीएमसी, उसी पृष्ठभूमि से ये निकले थे, लेकिन उनकी नीतियों के खिलाफ जिस तरह से बंगाल में एक बगावती तेवर अपना करके और सीधे सीधे चुनौती दी ममता बनर्जी जी को, जो ममता बनर्जी जी मजबूत थी वहां और उनकी जड़ें भी काफी गहरी थी, तो वैसी स्थिति में ऐसे चेहरे पर बीजेपी अगर दांव नहीं लगाती, और ये प्रयोग बीजेपी कई जगह पहले भी किया, असम में भी तो वही की थी ना। असम में जो हेमंत बिस्वा, अब तो ये हैट्रिक तीसरी बार लगा गई वहां पर बीजेपी, तो इस तरह का प्रयोग करते रही है बीजेपी कि वैसे लोग जो किसी पार्टी से निकल करके आते हैं और पार्टी के नीतियों के खिलाफ, खास करके जन सरोकार से जो उनके संबंध होते हैं, इसको लेकर के जब उनके विरोध में आवाज उठाते हैं और उसका फायदा जब बीजेपी को मिलती है तो बीजेपी ऐसे चेहरे पर दांव लगाती है। तो शुवेंदु अधिकारी ने इस बार साबित किया और साबित किया तो पुरस्कृत किए गए, इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक जैसी बात तो मुझे नहीं लग रही है। हाँ, और कई नाम चल रहे थे, स्वाभाविक है, नाम चलना भी चाहिए। बिहार की पृष्ठभूमि में भी देख लीजिए, 18 में आए सम्राट चौधरी, लगातार बीजेपी उनको प्रमोट की, उपाध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बीजेपी दे दी है। तो आपको कई उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जिसमें थोड़ा एग्रेशन, अटैकिंग और सामने वाले को खास करके घेरने की जब क्षमता होती है उनके अंदर में, तो ऐसे तेवर वाले लोग को बीजेपी प्रश्रय देती है, प्रमुखता देती है। शुवेंदु अधिकारी भी उसी की एक कड़ी है, जिसमें बंगाल में उसी तेवर में ममता बनर्जी जी को घेरा, ग्रिल किया। परिणाम आपके सामने है कि कल मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ग्रहण करेंगे। अरुण जी, सवाल इसलिए भी उठ रहा था शुवेंदु अधिकारी को लेकर, चूंकि बीजेपी अमूमन आरएसएस के बैकग्राउंड वाले किसी चेहरे को आगे करती है। शुवेंदु अधिकारी चूंकि उनकी करियर की शुरुआत कांग्रेस से हुई, फिर वो टीएमसी के साथ चले गए, आंदोलन उन्होंने किया 2007 में, और फिर टीएमसी का गठन उन्होंने करवाया ममता बनर्जी के साथ, नंबर 2 की हैसियत पर रहे। फिर अचानक से मतभेद ममता बनर्जी के साथ होते हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं 2020 में। कुल मिलाकर 6-7 साल में वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा था, चूंकि बीजेपी चौंकाती भी रही है, उसने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में जब चेहरा आगे करने की बारी आई तो सबको चौंकाया, लेकिन पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी चर्चा में थे, शुवेंदु अधिकारी पर ही विश्वास किया है बीजेपी ने। बिहार और असम तो आपके सामने उदाहरण पड़ा है। ठीक है, बीजेपी के लिए आरएसएस एक कहे कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब देश की राजनीति आज जिस स्थिति में है अभी, और कांग्रेस से लड़ना है, कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान में बीजेपी लगी है, तो जिस ढंग से अब इसलिए मैंने कहा कि सम्राट चौधरी कौन आरएसएस बैकग्राउंड के थे और असम के चीफ मिनिस्टर किस बैकग्राउंड के थे, तो खांटी कांग्रेसी थे। और आज उनकी जवान देखिए कि जिस ढंग से योगी नहीं बोलते हैं, जिस ढंग से अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं, उससे तीखी आवाज और तीखा हमला बोला करते हैं हेमंत बिस्वा।
इसलिए ये बात जो है, देखिए मैं मानता हूं कि ठीक ही कहा संजय जी ने कि बिल्कुल इसके हकदार जो बीजेपी के लिए पहले वहां उनके अध्यक्ष जो बीजेपी को पहले से देख रहे थे, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो जन्मभूमि है, सब कुछ है, लेकिन टीएमसी से अलग होने के बाद शुभेंदु अधिकारी का जो रोल रहा पार्टी के लिए, जहां तक जो सीखने की बात रही, जिस ढंग से उसी अंदाज में जो वहां की राजनीति थी, उसके हिसाब से शुभेंदु अधिकारी का ही अधिक श्रेय जाएगा। इसलिए मैं मानता हूं ये स्वाभाविक सिलेक्शन है। और ये पूरे वहां की जनता की आवाज, जैसे यहीं मैंने आपसे भी चर्चा कई बार की थी बिहार के संदर्भ में, तो मैंने कहा था कि बिहार की जो राजनीति है उसमें एक और लालू प्रसाद हैं, तो यहाँ सम्राट चौधरी के अलावा कोई और दूसरा तीसरा नाम पर, जिस दिन ये कुछ हो रहा था उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, मेरे लिए तो बस एक ही नाम दिखता है जी। तो शुभेंदु अधिकारी का स्वाभाविक सिलेक्शन है कि जो वहां हुआ है। अब वो देखिए, आज विधायक दल के नेता हो गए, कल वहां वो परेड ग्राउंड में वहां कल शपथ ग्रहण 11 बजे होगा। जैसे यहाँ के कल मंत्रिमंडल का विस्तार लोक भवन के बाहर गांधी मैदान में हुआ, प्रधानमंत्री आए, पहली बार इस तरह का भव्य आयोजन हुआ, वहां तो इससे भी भव्य आयोजन की तैयारी। कल वहां प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे, अमित शाह तो आज ही पहुंच गए थे, आज ही वहां पार्टी के पर्यवेक्षक थे। बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा को सत्ता में आना की अहमियत इस रूप में समझा जाए कि 15 दिन तो अमित शाह वहां रहकर पूरा चाणक्य की भूमिका में जो कुछ एक आपने देखा नतीजा आया, और पर्यवेक्षक के रूप में भी वही थे, तो इसलिए उसकी अहमियत दर्शाता है। और उनके वहां रहने से एक अलग संवाद है। अब रही बात की बिहार, बंगाल, उड़ीसा के बाद बिहार और बिहार के बाद बंगाल, ये खासकर प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है कि हम ये पूर्वी भारत में ये 3 राज्य को एक विकास का अलग कॉरिडोर के रूप में देखते हैं, और सचमुच ये तीनों राज्यों को विकास की दरकार है। कभी पश्चिम बंगाल था, हम तो पश्चिम बंगाल से ही बिहार पैदा लिया था जी, लेकिन आज बिहार जहां है, या पश्चिम बंगाल में भी पिछले खासकर वामपंथी सरकार के बाद और फिर टीएमसी के बाद जो वहां स्थितियां रही हैं, खासकर सिंगूर में वहां मारुति की फैक्ट्री नहीं रहेगी, तब से एक जो माहौल बना संघर्ष का, विरोध का, निर्माण और विकास की राजनीति नहीं हो रही, टकराव की राजनीति होती रही। तो इन सब सारी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि कल पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सत्तारोहण, ये उसके पूरे जीवन काल की बड़ी उपलब्धि है। पूरे भाजपा के संगठन काल से कहिए, जनसंघ के काल से कहिए, तो सचमुच ये तो एक बड़ी बात है ही बीजेपी के लिए। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार जुड़िए ना जरा सा, फिर से और ये करते हैं, एक बार जरा संजय जी से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूं। रमाकांत जी, स्वाभाविक का चॉइस थी शुभेंदु अधिकारी, उनके बैकग्राउंड को लेकर तमाम तरह की बातें जरूर हो रही थी, खासकर कांग्रेस की ओर से, और कांग्रेस की ओर से भी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के तमाम जो मंत्री हैं या नेता हैं या प्रवक्ता हैं, वही इस तरह की बातें कर रहे थे कि बीजेपी के पास कोई अपना कोर कैडर वाला नेता नहीं बचा, इसीलिए जो कांग्रेस से होते हुए टीएमसी और टीएमसी से होते जो बीजेपी में आए हैं उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रही है। हालांकि मैं इसको दूसरी तरफ से देख रहा हूं, चाहे जैसा अरुण जी ने भी कहा, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो कट्टर हिंदुत्व पर आ गए। शुभेंदु अधिकारी का भी हमने यही रोल देखा पश्चिम बंगाल में, कट्टर हिंदुत्व वाला उनका वो रोल, शायद इसीलिए वो स्वाभाविक चॉइस भी हो गए। जी बिल्कुल, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अभी जो शुभेंदु अधिकारी जो वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, ये 11वें मुख्यमंत्री हैं जो दूसरे दल से बीजेपी में आए हैं। तो बीजेपी के लिए अब परफॉर्मर चाहिए, वो चाहे किसी दल से आ रहा हो, अगर परफॉर्मर है तो वो प्रणब में है, और ये 11वां बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपने जो कहा कि बीजेपी में आकर के फिर बीजेपी के हो जाते हैं, दरअसल बिहार, बंगाल और असम, जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये पुराना बिहार है, तो बिहार की संस्कृति में कहीं न कहीं ये चीजें हैं, लेकिन जो अलग करती हैं वो है सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म। तो ये बारीक अंतर है, तमाम वैसे हिंदू के बीच में एक स्रोत रहता ही है। तो जैसे सम्राट चौधरी अगर आए तो वो आए थे वो उस ओरिजिन से जहाँ कम्युनलिज्म नहीं सेकुलरिज्म की एक बात वहाँ थी, लेकिन जब वो बीजेपी में आए तो उससे शिफ्ट करने में ज्यादा समय इसलिए नहीं लगता है कि बेसिकली वो हिंदू हैं और हिंदू के साथ में है, लेकिन हिंदू पार्टी में नहीं थे, सेकुलरिज्म के साथ में थे, इसलिए वो दूसरे पार्टी में थे। जब यहाँ आए तो वो रंग में आ गए। लेकिन सवाल है कि इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा, अंग बंग और कलिंग से होगा क्या? तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या थी घुसपैठिए की समस्या, उस पर एक सॉल्यूशन जो निकलना चाहिए। ऐसा इसलिए कि
अब तो कह सकते हैं बंगाल, उड़ीसा, आसाम, बिहार में स्थानीय पुलिस भी होगी, फिर पैरामिलिट्री फोर्स भी होंगे, प्रशासन भी होंगे। तो इनके दम पर हम घुसपैठिए को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन क्या रमाकांत जी, घुसपैठिए की समस्या वाकई है या ये सिर्फ चुनावी हथकंडा था या चुनावी प्रचार का तरीका था सरकार को घेरने का? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि मैंने देखा है आसपास में काम करते हुए उन महिलाओं को, जो उनका टोन जो है बांग्ला होता है और वो बांग्लादेशी खुद को कहते हैं कि हम बांग्लादेश से आए हैं। ये कहीं न कहीं छिटपुट रूप दिया। खासकर सीमांचल की रिपोर्टिंग जब हम कर रहे थे तो ऐसे कई मसले दिखे थे जिन्हें बहुत ही कम समय में आधार कार्ड के द्वारा फिर बिहारी बना दिया गया था। तो वो चीजें हैं, घुसपैठिए करते हैं, लेकिन सवाल इसके साथ एक खतरा बीजेपी के साथ यह भी है कि 2030 में यह सवाल उनसे पूछा जाएगा कि जिस घुसपैठिए के कारण आप सत्ता में आ रहे हैं, क्या इस 5 सालों में आपने कितने घुसपैठियों की पहचान की है? क्योंकि रोकना और कम करना तो उनकी आदत, लेकिन क्या आप पहचान कर पाए हैं? क्योंकि वो भेज सकते नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है, बांग्लादेश उसको अंदर आने नहीं देगा, आप जबरदस्ती भेज नहीं सकते हैं। तो वैसे में आपके पास संख्या होनी चाहिए जनता को तृप्त करने के लिए, वरना 2030 में आपका घुसपैठिया जो कह सकते हैं मूवमेंट है, या वो निश्चित रूप से नकारात्मक दृष्टि की ओर चला जाएगा। जी के लाल जी, ये बात ठीक है, रमाकांत जी ने बहुत बारीक बात कही कि अगर आप परफॉर्म कर पा रहे हैं बीजेपी में आकर, तो आपको अब वो वाली स्थिति नहीं है कि आपको आरएसएस का बैकग्राउंड ही चाहिए, और आरएसएस का अगर बैकग्राउंड नहीं है या कोर बीजेपी के सपोर्टर या कार्यकर्ता नहीं रहे, तो फिर अब आप इस पार्टी में प्रमोट नहीं हो सकते। नहीं, सही है। आपको पार्टी में अगर बाहर से लोग आते हैं तो उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, परफॉर्मर है कि नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा को देखिए, कांग्रेस के कट्टर नेता थे, कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला, तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के बारे में वो जानते थे। और जब राहुल गांधी से बात हुई और वो उनकी बातों को नहीं स्वीकारे, तो मजबूरी में जो है बीजेपी के पास गए। तो ये हुआ क्या कि अगर कांग्रेस के लोग आए तो कांग्रेस की राजनीति से वो अवगत थे। चूंकि आप जैसे कैसे कहते हैं कि विभीषण की वजह से ये सारा चीज लंका फूंक दी गई, तो आप कांग्रेस के लोग आए, कांग्रेसी थे, हेमंत बिस्व शर्मा थे, तो उन्होंने उस हिसाब से चक्रव्यूह रचा। इससे बीजेपी को सफलता मिली, और उस समय बीजेपी को जरूरत थी कि कांग्रेस को किस तरह से परास्त किया जाए। तो उसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट थे हेमंत बिस्व शर्मा, और पहली बार सफलता मिली, फिर दूसरी बार सफलता मिली, अब फिर तीसरी बार सफलता मिली। तो इससे ये नहीं वो परफॉर्म कर रहे हैं, इज ए गुड परफॉर्मर। तो पार्टी को उससे मतलब नहीं है कि ये आरएसएस पाठशाला से आते हैं या नहीं है, वो तो अपना परफॉर्मेंस दिखाए। और यही वजह है कि हेमंत बिस्व शर्मा को भी समय दिया जाएगा, वो भी अगला चीफ मिनिस्टर होंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आरएसएस की पाठशाला से आए। तो दूसरी बात, ये जो घुसपैठ की बात हो रही थी, वो मैं कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा भाषण में कहा कि अंग, बंग और कलिंग। तो अंग में बिहार का पोर्शन है, आमतौर पे बिहार और मुंगेर के क्षेत्र को अंग कहते हैं। बंग में पश्चिम बंगाल हुआ, कलिंग जो है ओडिशा हुआ। तो ये जो है घुसपैठिए का जो मुद्दा है, हमेशा बॉर्डरिंग एरिया में होता था। बिहार से हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा का हुआ। आप याद करिए कि घुसपैठिए के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी कि हम फेंसिंग करेंगे वेस्ट बंगाल में, तो ममता सरकार ने ये फेंसिंग की इजाजत नहीं दी। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा डिस्प्लीजर शो किया कि आप ये फेंसिंग करने क्यों नहीं देते हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं आप कि घुसपैठिए नहीं है, घुसपैठिए हैं। और अब देखिए कि अब तीनों राज्य में सरकार आ गई है, केंद्र की डबल इंजन की सरकार, तो अब ये सब समस्या नहीं होगी। आप याद करिए, चुनाव के पहले अमित शाह जो है पूर्णिया में आए थे और 3 दिन बॉर्डरिंग एरिया का अध्ययन किए थे, माइन्यूटली अध्ययन किए थे कि क्या रणनीति तैयार किया जाए। उस समय भी ये बात उभर के आई कि बंगाल में फेंसिंग नहीं हो पा रहा है। तो अब तो बीजेपी भारी बहुमत से वहां सरकार में आई है, तो हमें नहीं लगता कि फेंसिंग का मुद्दा, केंद्र सरकार ने जो पहल की थी कि फेंसिंग किया जाएगा, तो ये तो देखने वाली बात होगी कि फेंसिंग
जरूर करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, तो फेंसिंग होगा। और हमें अंग बंग कलिंग की बात हुई तो क्या अंग में झारखंड का हिस्सा भी आता है? और अगर झारखंड का हिस्सा आता है अंग में, झारखंड में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, और शायद उसी को तटबंध कह रहे हैं कि वो जो एक तटबंध है, अजय आलोक जी उनका वो स्टेटमेंट था, ट्वीट था, उन्होंने कहा कि तटबंध है उसको भी हम अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे। नहीं, आप ये समझिए कि झारखंड राज्य अलग है, लेकिन पहले जो था बिहार का ही हिस्सा झारखंड भी था, बिहार का हिस्सा भी बंगाल था। तो जो बंगाल का भी हिस्सा, झारखंड का भी हिस्सा, तो ऑफ कोर्स माने झारखंड की भी बात होगी। और ये जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, तो इस सवाल पे अब देखने वाली बात हुई कि हेमंत सोरेन की सरकार केंद्र सरकार के साथ किस तरह से सहयोग करती है। ममता बनर्जी ने तो विरोध किया, विरोध की वजह से फेंसिंग नहीं हुआ। जिस बात को आपने, जिस सवाल को उठाया है, तो केंद्र सरकार बात करेगी, और हमें लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार केंद्र सरकार को सहयोग देगी। अभी राजनीतिक जो हलचल तेज हो रही है, उसे ये भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार का झुकाव जो है भाजपा की ओर है। आने वाले दिन में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वहां से विरोध होगा, हमें लगता है सहयोग मिलेगा। ठीक, डॉक्टर संजय जी, चूंकि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपके पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं हिट करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए। उसी में घुसपैठिए का भी मुद्दा था, उसी में ममता बनर्जी पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए। जब आप सत्ता में होते हैं तब दरअसल आपकी परीक्षा होती है। शुभेंदु अधिकारी जब विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने बहुत अच्छे से जिम्मेदारी अपनी संभाली, और बीजेपी उसी का रिजल्ट है कि 3 से 200 के पार पहुंचने में कामयाब रही, 207 तक पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन अब चूंकि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो असल परीक्षा अब उनकी शुरू होगी। अब बिल्कुल शुरू होगी। पहले जरा मैं अंग को एक्सप्लेन कर देता हूं जी। ये 16 महाजन पद जो थे, उसमें जो आपका बिहार है, झारखंड वगैरह सब उसी में था, उसमें 3 महाजन पद थे यहाँ, मगध, बज्जी और अंग। तुकबंदी के लिए अंग की बात कर दी जा रही है कि कलिंग, अंग और बंग, ठीक है, बंगाल को बंग ही कहते हैं। तो उस 16 महाजन पद में सबसे मजबूत महाजन पद मगध था, उसने तो अंग पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। लेकिन उस भौगोलिक क्षेत्र को अंग कहा जाता था, जिसकी राजधानी कभी मुंगेर हुआ करता था, वो जो भागलपुर का इलाका है, वो संपूर्ण बिहार उस अंग में नहीं आता है। जो आप झारखंड के बारे में सवाल पूछ रहे थे कि क्या झारखंड भी उसमें था, वो जो इलाका था वो मगध महाजनपद में था, और मगध की सीमा तो कंधार तक थी, काबुल तक थी। खैर, हम लोग आगे आते हैं विषय पर। देखिए, 2 बातें जो प्रधानमंत्री जी ने कही और आज अमित शाह जी ने कही, घुसपैठ पर हम आते हैं। एक, उन्होंने कहा कि 3 जो प्रेसिडेंसी था, एक प्रेसिडेंसी मद्रास, एक प्रेसिडेंसी मुंबई और एक प्रेसिडेंसी बंगाल, वो बंगाल प्रेसिडेंसी का ये हिस्सा था। उड़ीसा, बिहार, झारखंड जो कह लीजिए, जो बाद में बटा, और बंगाल। उन्होंने कहा कि किसी न किसी कारण से पश्चिमी भारत तो विकसित हुआ, ठीक है, उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस थे, जो भी था, उसके वजह से वो तो विकसित किया, लेकिन पूर्वी भारत का ये जो राज्य थे, चाहे वो उड़ीसा आज का हो, बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, जो बांग्लादेश तक वो मिल जाता था, जिस बंग की बात हम लोग करते हैं, वो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो हिस्सा हुआ करता था, ये छूटा। और छूटा तो यहाँ पर रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। मैं आपको बता देता हूं कि जब बंगाल प्रेसिडेंसी था तो यूरोप को 60% कच्चे माल का निर्यात केवल बंगाल प्रेसिडेंसी करता था। सबसे ज्यादा अगर दोहन हुआ तो इसी का हुआ, इसी प्रेसिडेंसी के ये जो इलाके थे, ये जो क्षेत्र थे, उसी का हुआ। दूसरी बात, फ्रेट इक्वलाइजेशन जब हुआ। संजय जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। एक जो तस्वीर इस समय मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये राज्यपाल के ऑफिस में पहुंच चुके हैं, राजभवन पहुंच चुके हैं, लोक भवन पहुंच चुके हैं, जिसको आप लोक भवन कहते हैं। वहां की तस्वीरें हैं। शुभेंदु अधिकारी वहां सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, और तस्वीरें सीधे लोक भवन से, पश्चिम बंगाल के लोक भवन से ये आप देख रहे हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, बीजेपी के और बड़े नेता इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और सरकार बनाने का यह दावा पेश कर दिया गया है। अब संजय जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी, तो फ्रेट इक्वलाइजेशन हुआ, इसका घाटा पूर्वी भारत को हुआ। आज तो उसमें असम को भी उन्होंने जोड़ दिया है अमित शाह जी ने, कि असम भी उसका हिस्सा था, पूर्वी भारत का ही, नॉर्थ ईस्ट जिसको हम लोग कहते हैं।
और तीसरी बात, जो शिक्षा और कौशल का विकास का जो कभी केंद्र हुआ करता था, धीरे धीरे ये चीजें शिफ्ट होते गई। दो बातें अमित शाह जी ने कही। उन्होंने कहा कि हम साइंटिफिक फार्मिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है इस इलाके की, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, जो धीरे धीरे इंडस्ट्री खत्म हुआ इन इलाकों में। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है, देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना होता है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का हम डेवलपमेंट करेंगे, बिल्कुल देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना डेवलपमेंट होता है। और उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी को लेकर के ढुलमुल नीतियां रही अलग अलग कालखंडों में, और खास करके राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण रहा, हम इसको दूर करेंगे। तो अच्छी बात है कि डबल इंजन की सरकार, और वो जो बार बार कहा जा रहा है कि गंगोत्री से गंगा सागर जो मिलती है, हालांकि उसमें कुछ झारखंड का भी क्षेत्र आ जाता है जहां से गंगा बहती है जाकर के, तो खैर हम लोग उसको ना भी माने तो बिल्कुल उद्गम से लेकर के और मिलन तक जब भगवाकरण हो गया, या कहीं ना कहीं से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, तो देखते हैं कि क्या ये पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत के तहत ये गुजरात, महाराष्ट्र, जो भी राजस्थान, उसकी तरह क्या ये विकसित हो पाता है। केंद्र वहां पूरी तरह से अपने को फोकस कर पाती है। और जहां तक घुसपैठ की बात है, मैं एक लाइन में कहूंगा, आपके साधन संसाधन पर केवल आपका अधिकार है। कहीं से भी अगर इन्फिल्ट्रेशन होता है तो वो साधन संसाधन का दोहन होता है। सेंट्रल फोर्सेज हो या लोकल पुलिस का चेक पोस्ट हो, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से ये इन्फिल्ट्रेशन आते हैं। और जब इन्फिल्ट्रेटर आते हैं तो फिर उसके लिए आपके पास क्या है, कौन सा पारदर्शिता है जिसकी वजह से आप चेक एंड बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये घुसपैठिया की बात केवल चुनाव के दरमियान ना हो करके, अगर 5 वर्षों तक हो, सत्ता जिनकी भी रहे, सरकार जिस पार्टी की भी रहे, लेकिन ये सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेज जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तौर पर काम करती है, घुसपैठिए को लेकर के ज्यादा सतर्क, सजग, हाँ ठीक है, लोकल पुलिस के साथ भी उनका एक कोऑर्डिनेशन होता है। इसलिए मैं मानता हूं कि जितनी बातें अमित शाह जी को मैं आज सुन रहा था, जितनी बातें उन्होंने कहा कि अब पूर्वी भारत का सूर्योदय होगा, हम लोग इंतजार करते हैं। अरुण पांडे जी से एक रिएक्शन लेता हूं मैं। अरुण पांडे जी, चूंकि बंगाल में बीजेपी की सरकार हो ही जा रही है, तस्वीरें आप देख ही रहे, कल को शपथ ग्रहण हो ही जाएगा। बिहार में बीजेपी की सरकार हो गई, पड़ोसी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। इससे बंगाल को कितना, इससे बिहार को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, बिहार को तो बिहार के काम से फायदा होगा, पश्चिम बंगाल में जो कुछ काम होगा वो पश्चिम बंगाल को फायदा होगा। देखिए, लाखों की संख्या में बिहारी लोग वहां जाकर रोजी रोजगार के लिए, बहुत सारे लोग अस्थायी रूप से बस चुके हैं और बहुत लोग रोजी रोजगार के लिए जाते हैं वहाँ। खटाल और खास करके ये आपको ईंट भट्ठा वाला काम और भी सब काम के लिए वहाँ हजार लाखों की संख्या में बिहारी यूपी की। और इस बार तो चुनाव में जो बाहरी और बिहार यूपी, जो ममता बनर्जी तो खुल का आरोप किया कि भाई हजारों की संख्या में लोग यहाँ लाए जा रहे हैं चुनाव के दौरान। तो ये सारी बात जो होगी, देखिए पश्चिम बंगाल अभी जो केंद्र सरकार ने किया है, खास करके आज मैं सुन रहा था वहाँ सुवेंदु भट्टाचार्य की बात की। सबसे पहले हम उनकी प्राथमिकता क्या हुई, महिला सुरक्षा वो सर्वोच्च प्राथमिकता देने जा रहे हैं। एक बात होगी, अभी ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो जाएगी, आपने प्रारंभिक संबोधन में ये बात कही थी। मैं मानता हूँ राजनीति खत्म, 80 उसके विधायक हैं और अब तो मुख्य विपक्षी दल वही होगा। ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीती हैं तो उनके भतीजे जो हैं या और कोई दूसरा वहां विपक्ष का, राजनीति नहीं खत्म हो जाएगी। विरोध की राजनीति जो अब ममता बनर्जी, अब वहां सीपीएम और कांग्रेस कहाँ है, एक तो बात ही है। दूसरा, अभी वहां की जो बीजेपी की पहली सरकार होगी, मुख्य प्रतिद्वंदी है टीएमसी, तो उसको निपटाने के लिए राजनीतिक तौर पर वो सारे हथकंडे, आज ही कहा शुभेंदु अधिकारी ने कि हमारी सरकार बनेगी तो जो पूर्ववर्ती सरकार में संस्थागत भ्रष्टाचार है, हम रिटायर्ड जजों का आयोग बना के उसकी जांच कराएंगे। मतलब अभी बहुत सारी बात, फिर वहां टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के वर्कर्स ने जो संघर्ष किया है उसमें दर्जनों लोगों की जानें गई हैं। तो कहा है कि उनकी इस कुर्बानी को हम जाया नहीं देंगे, सब कुछ को ख्याल रख करके आगे करेंगे। तो पहले तो टीएमसी की जो राजनीति है उसको और मिनिमाइज करने के लिए वहां जो खासकर क्लब बना हुआ था, आज पूरे पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की गुंडागर्दी की बात करते हैं, और अभी ये चुनाव में जो नतीजे 3 कोई प्रमुख मुद्दे बात कहेंगे तो एक तो कहा जाएगा भ्रष्टाचार, दूसरा तुष्टीकरण की राजनीति, और तीसरा क्या था टीएमसी के
कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। ये बात से आज जो मैं भी वहाँ, हमारे परिजन भी वहाँ रहते हैं और मैं बहुत टच में रहता हूँ जर्नलिस्ट होने के नाते। सचमुच गांव-गांव में वहाँ जो तस्वीर, जो आतंक भय था कि लोग कहते थे, याद कीजिए 15 के चुनाव में बिहार में वो माहौल मैं जरा बना था एक रिएक्शन कि इस बार रमाकांत जी राजद से का और फिर शासन एक रिएक्शन, समय थोड़ा सा कम है, के लाल जी से ले लूं। और रमाकांत जी, संक्षिप्त में थोड़ा सा बताइएगा, अब तक जो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी, अब बतौर मुख्यमंत्री तो उनको सबका साथ साधना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सबका साथ साधना पड़ेगा। और वो क्योंकि टीएमसी बैकग्राउंड से हैं, वो जानते हैं कि कैसे हम इस माइनॉरिटी डिफरेंसेस को हम दूर कर सकते हैं। मैं लेकिन दो बात आपसे कहना चाहता हूं। एक ये कि ये इस जीत का जश्न मनाने वाले केंद्रीय सरकार के लिए दो बड़ी चुनौतियां हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्होंने बहुत पहले कि 5 साल से ये राग अलाप रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत में जो उत्पादन कृषि का बिल्कुल कम है, उससे सैचुरेशन पॉइंट पर लाने के लिए जो मेहनत करेंगे, वो अब बाधा टूट गई है बंगाल जीतने के बाद, बंगाल, उड़ीसा लेकर कश्मीर तक। और एक सपना जो उन्होंने ये दिखाया था कि हम सीमांचल एक राज्य बनाएंगे या कोई यूनियन टेरिटरी बनाएंगे जिसमें बिहार का 4 सीमांचल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज होगा, बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद, आसाम का कोकरझाड़ होगा। तो ये सीमांचल बल्ले राज्य या यूनियन टेरिटरी बनाने का जो सपना दिखाते हैं चुनाव के समय, क्या अब तो कोई बाधा है नहीं, यहां से लेकर आसाम तक अब आपका सत्ता है, तो क्या ये सीमांचल राज्य बनेगा या यूनियन टेरिटरी बनेगा? ये दो चुनौतियां केंद्रीय नेतृत्व को अगले लोकसभा चुनाव में जरूर घेरेंगी। जी के लाल जी, आपके साथ आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं चुनौतियों को लेकर? नहीं, बिल्कुल। ये तो जब इस बात पे चर्चा किया जा रहा था तो ये तो देखने वाली बात होगी ना, घुसपैठ का मुद्दा और एक सीमांचल के एरिया पे जो ज्यादा घुसपैठ का एरिया है उसको एक अलग राज्य बनाने के बारे में सोचना। तो ये तो अक्सर चर्चा में आया है। तो अब तो सरकार बनी है और एकजुट है और तीनों राज्यों में पार्टी की सरकार है। यूपी माने बंग और अंग और कलिंग की बात क्यों करते हैं, यूपी की भी चर्चा करिए। यूपी का भी एरिया बॉर्डरिंग एरिया है, तो यूपी से स्टार्ट होता है और फिर वहां असम तक जाता है। फिर ये उत्तराखंड तो का भी वो हिस्सा जिस पर अभी नेपाल, कुछ हिस्सा नेपाल से सटता है उत्तराखंड का, जिस पर वो कह रहे हैं कि इधर से यात्रा ना करिए, फिर तो बहुत लंबा चला जाएगा। के लाल जी, नहीं, ये लंबा चला जाएगा, लेकिन इस पे तो केंद्र सरकार जी तो ये गंभीर तो है ना। इस दिशा में क्या पहल की जाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। और एक बात मैं ये कहूंगा कि इस तीनों, जैसे बिहार में, बंगाल में और ये उड़ीसा में अगर गवर्नमेंट है, तो आप देखेंगे कि जो जल मार्ग है, बुनियादी ढांचे, जल मार्ग और औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण तेजी से होगा। डेवलपमेंट की ओर ध्यान दीजिए। घुसपैठ तो एक अलग मुद्दा है ही, लेकिन मुद्दे कई हैं। चूंकि मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है, इसीलिए बंदरगाह है। माफी के साथ आपको रोकना चाह रहा हूं के लाल जी। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन कल नई सरकार का गठन होने जा रहा है और शुभेंदु अधिकारी नए सरकार के तौर पर वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब उनसे उम्मीदें जनता को बहुत है, वो आगे क्या करते हैं, बतौर मुख्यमंत्री 5 साल उनका कार्यकाल कैसे रहने वाला है, इस पर सबकी नजर होगी। तमाम मेहमान मेरे